सेम जीन पूल टाइगर दूसरे टाइगर के साथ मेट कर सकता है। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि टाइगॉन है, याद आ रहा है, लायन और टाइगर बताया था, उसको याद कैसे रखना है। अगर टाइगॉन मेल टाइगर होगा और फीमेल लायन होगा, क्यों? क्योंकि हमें मेल सर पर्सन का आपका नाम सामने लगाया जाता है नाम, तो टाइगर का ये चालू हो गई वीडियो अटक रहा है। जिसका भी वीडियो अटक रहा हो वो यूट्यूब पर देख ले। सर कल्याणी आवाज यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है? हाँ हाँ, बाकी किसी को सबको आवाज आ रही ना बाकियों को? हाँ सर। हाँ चलो ठीक सर। है। हाँ देखो, सर। तो टॉपिक खत्म करते हैं आज जल्दी, बहुत टाइम बाद अपना क्लास हुआ है, लगभग 4-5 दिन हो चुके हैं। देखो अच्छे से, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ब्रासिका ओलेरेशिया कॉम्पेस ट्रीज, ठीक है, ब्रासिका ओलेरेशिया कॉम्पेस ट्रीज, राइट, और ब्रासिका ओलेरेशिया ब्यूटारिकस, ठीक है, ब्यूटारिकस, और लास्ट चीज ब्रासिका ओलेरेशिया कोलोरेपा, ठीक है। तीनों में फ्लावर कैसे हैं? फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकली सेम, फ्लावर आर सेम इन स्ट्रक्चर, फ्लावर आर सेम इन स्ट्रक्चर, तीनों के फ्लावर एक जैसे हैं। वो प्लांट का फ्लावर ही है जो फ्लावर पार्ट है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। एंथर जाता है, पोलन ग्रेन जाता है दूसरे फ्लावर के ऊपर, और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होता है, ठीक। तो तीनों के फ्लावर एक जैसे हैं। और ये वाला आपका कौन सा गोभी है? ये दैट इज species should do reproduction with each other. Why? Because all of them have same flower. तीनों के सेम फ्लावर हैं, तीनों के एक जैसे फ्लावर हैं, तो this species should reproduce with this and this species should reproduce with this, right? मतलब हमको दो गोभी का आउट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, कोई थर्ड गोभी मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है सर। यहाँ देखो आप, तो फ्लावर तीनों के सेम है ना, फ्लावर आर सेम, तो रिप्रोडक्शन सेम इन स्ट्रक्चर बट टाइम इनका डिफरेंट है, राइट। तीनों का मतलब तीनों का फ्लावरिंग का सीजन डिफरेंट है। सपोज दैट अगर ये फ्लावर करता है, सपोज ये फ्लावर करता है विंटर सीजन में, तो ये दोनों विंटर, गेटिंग माय पॉइंट। अगर ये कर है समर सीजन में, ये कर रहा है समर सीजन में, तो ये दोनों समर सीजन में फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो भले ही तीनों के फ्लावर एक जैसे हों, बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विथ ईच अदर, दोनों भी एक दूसरे से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते प्लांट के स्पीशीज। क्यों रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते सर? फ्लावर तो सेम है, फ्लावर सेम है बट फ्लावरिंग टाइम डिफरेंट है, ठीक है। तो तीनों रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेटेड है, सेपरेटेड है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, so they are separated from each other, so they are बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के हिसाब से ये स्पीशीज और ये तीनों भी स्पीशीज अगर एक दोनों से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते तो दे, बट तीनों के फ्लावर एक जैसे रहने के कारण वो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज की क्या डेफिनेशन लिखा था? मॉर्फोलॉजिकली कोई स्पीशीज सेम है तो एक जैसा है, आप और मैं एक जैसे दिख रहे हो, सेम स्पीशीज है। डॉग और दूसरा डॉग एक जैसा दिख रहा है, सेम स्पीशीज है, ये टैक्सोनॉमिक स्पीशीज बोलता है। और अर्नेस्ट मेयर का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या बोलता है? कि कोई स्पीशीज दूसरे स्पीशीज से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहना चाहिए। लायन शुड नॉट मेट विद द टाइगर, इस टाइप से वो हमने देखा मेट करता है, तो उसका कॉन्सेप्ट गलत हो गया, राइट। या हॉर्स कैन नॉट मेट विद द डोंकी, बट हमने देखा वो कर सकता है, तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहा तो वो बायोलॉजिकल स्पीशीज। सो एक सेंटेंस लिख लो, मैं आपको बता रहा हूं। ऑल फ्लावर्स of the Butaricus, Compestris and Colorepa are morphologically similar in structure. All flowers of the Butaricus, Compestris and Colorepa are morphologically similar, right? All flowers, Butaricus, Colorepa and Compestris are morphologically similar, but they cannot reproduce with each other, but they cannot produce
each other as but they cannot reproduce with each other as their flowering time is different. So they are full stop. So they are three different biological species. So they are three different biological species. So they are three different biological species. Morphologically similar. So they are three different biological species, but they are morphologically similar. So all three are a single taxonomic species, but they are morphologically, स्पेलिंग आती है ना सबकी, नहीं आती है तो पूछ लेना है, but they are morphologically similar, but they are single taxonomic species. This is called as sibling. This is called as sibling species. Sibling पता है ना आपको? Sibling. This is called as siblings. अच्छा, tell me, have I told you any definition or any use of trinomial nomenclature? आपने ऐसा कोई सेंटेंस लास्ट क्लास में लिखा है कि बस इतना मुझे बताना? The variations सर एक are बार not रिपीट much करो ना. वो जो लास्ट वाला जो वर्ड था ना आपका, कोरोना, ठीक है, उसके वजह से हम सेपरेटेड है. इट शुड बी कीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा. कोरोना तो वैसे भी चल रहा है. इट शुड बी कीजिए. ठीक है, तो करता हूँ रिपीट. तो यही जो डेफिनेशन रिपीट करना है. हाँ ये वाला. कहाँ तक लिखा आपने? कहाँ तक लिखा आपने? सिंगल तक. सिंगल तक. एक सेकंड. Of Butaricus, Chlorapa and Compass trees are morphologically similar, but they cannot reproduce with each other as their flowering time is different. So they are three different biological species, but they are morphologically similar. So they are a single taxonomic species, but they are morphologically similar. So they are single taxonomic species. ठीक है मोहिनी? हाँ. कोई एक जन बताओ मुझे, आपने ये डेफिनेशन लिखा है क्या कहीं पर? The variations are not much more that we can categorize into two different species. ऐसा कुछ सेंटेंस लिखा है? लास्ट क्लास में नहीं लिखा है पक्का? देख लो एक बार अच्छे से. The variation, मैं रिपीट करता हूँ, देखो लाइन बोल रहा हूँ. The variations are not much more, ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर variations are not much more that we can categorize into two different species, and the variations are not much similar that we can tell that we can categorize it as a single species. ऐसा लिखा है? लिखा है या नहीं? नहीं सर फिर बताइए. क्या बोल रहे हो? आवाज आ रही है क्या सबको मेरी? हाँ सर. हाँ सर. ये वाली ये लाइन लिखी है क्या आपने ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर? लास्ट के पेज पर देख लो, जो लास्ट क्लास हुआ है उसी में. वेरिएशंस आर नॉट मच मोर, ऐसा कुछ लिखा है आपने? नहीं सर. नहीं लिखा है. ठीक है, देखो नो सर नहीं. देखो सिंपल सी बात है. व्हाई वी यूज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर? ठीक है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है किसी स्पीशीज का दो नाम रहना चाहिए. ठीक है, दो नाम रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, तो ये जो जगह जगह पर आपको दिखता है और जिससे भी डर भी लगता है. ठीक है, तो बहुत सिंपल सा छोटा सा नेम है सर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ना जाना जो फॉलो किया नहीं किया, अच्छा लग रहा है. ठीक है, तो सर व्हाई देयर इज अ नीड फॉर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट? व्हाई देयर इज अ नीड फॉर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर. एक एग्जांपल से इसको समझा जाए अच्छे से. एक क्लास था, ओके सर, उस क्लास में विराट कोहली नाम का एक पर्सन है. ठीक है, विराट कोहली नाम का एक पर्सन है, और वो विराट कोहली के साथ साथ और एक पर्सन है जिसमें एडिशन लिया, उसका भी नाम विराट कोहली ही था.
ठीक है, विराट कोहली था। तो कितने क्लास, एक क्लास में कितने विराट कोहली हैं? 2। क्या दोनों विराट कोहली एक जैसे हैं? सर दिखने में तो नहीं हो सकते, पर नाम दोनों एक जैसे हैं। मतलब शायद दिखने में नहीं होंगे। अब टीचर क्या बोलेगा, जब भी अटेंडेंस लेगा या जब भी कोई क्लास में नहीं दिखेगा, ठीक है, तो वो किसका नाम लेगा? विराट कोहली कहाँ पर है, खड़े हो जाओ, अटेंडेंस प्रेजेंट एब्सेंट, ठीक है। तो जब भी विराट कोहली नाम लेगा तो 2 पर्सन सामने से देखेंगे। कौन से? दोनों भी जिसका नाम विराट कोहली है, डेफिनेटली यस। तो अगर आप किसी स्पीशीज का नाम 2 नेम से लिख रहे हो और वैसी ही प्रॉपर्टी जो वो स्पीशीज शो कर रहा है, वैसी ही प्रॉपर्टी किसी और एक स्पीशीज की है, तो दोनों का नाम सेम ही रहना चाहिए ना। मतलब अगर विराट और विराट, इन दोनों का नाम विराट है, मतलब इन दोनों की कुंडली जब पंडित जी ने पढ़ी होगी तब ये बात जरूर बोला होगा कि दोनों शूरवीर है, जीवन में कुछ कर सकते हैं, इनका दिल बहुत, समझ रहे हो, दिल बहुत विराट है। कुंडली पढ़ी होगी तब बोला गया इसका नाम व से रख देना, तो उन्होंने व से लेकर विराट रख दिया इस तरीके से नाम। तो दोनों में एक प्रॉपर्टी सेम है, दोनों का जिगरा कैसा है? विराट है। आप समझ नहीं सकते उसको, तो विराट, ठीक है। तो साथ में आगे नाम देखो कि कोहली भी लगा है, मतलब द 2 पर्सन आर हैविंग मच ऑफ द सिमिलैरिटी, बहुत सारी दोनों में सिमिलैरिटी है। तब जरूरत पड़ती है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर की। सपोज करो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देयर आर 2 पर्सन, वन इज पंजाबी एंड अनदर इज मराठी। एक मराठी पर्सन है और एक पंजाबी पर्सन है, ठीक है। तो जब एक दोनों में लड़ाई, हाँ, ए वाला मराठी पर्सन, बी वाला पंजाबी पर्सन, राइट। तो जब पंजाबी पर्सन मराठी पर्सन के पास आता है तो वो पंजाबी पर्सन प्योरली मराठी भी नहीं बोल पाता है और प्योरली पंजाबी भी नहीं बोल पाता है। मतलब उसमें पंजाब का तो कैरेक्टर है ही, प्लस साथ साथ में वो मराठी भी बोल पाता है। अब देखना अच्छे से, मुझे सिर्फ मराठी आती है, उसको मराठी के साथ साथ पंजाबी भी आती है, राइट। अब देखो, जब वो पर्सन मेरे सामने आएगा, आई कैनॉट कैटेगराइज दैट पर्सन प्योरली एज ए पंजाबी एंड आई ऑल्सो कैनॉट कैटेगराइज दैट पर्सन प्योरली एज मराठी। रीजन, क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर पंजाबी बोलने के हैं और कुछ कैरेक्टर मराठी बोलने के हैं, मतलब सम ऑफ द कैरेक्टर आर मैचिंग विथ मी। तो अगर वो मेरे सामने आएगा और मराठी में मुझे कुछ भी बोलता है मराठी में कि मला मराठी माणूस हे शब्द दे, तर मी त्याला पूर्णपणे मराठी नाही म्हणू शकत, ठीक है। पूरी तरह मैं उसको मराठी पर्सन नहीं बोल सकता, बिकॉज सम ऑफ द कैरेक्टर्स इन दैट पर्सन आर ऑफ हैविंग पंजाबी, कुछ ना कुछ तो पंजाबी का कैरेक्टर है। बट मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता कि प्योरली पंजाबी है, और मैं उसको ये भी नहीं बोल सकता कि ये प्योरली मराठी पर्सन है। तो वो ना इधर का है ना उधर का है, वो बीच का है, इस तरीके से, राइट। तो ऐसे ही जब कोई स्पीशीज है, मुझे लगता है कमाई चल हो गया, तो जब गोभी, पत्ता गोभी और फूल गोभी, तो मैं पत्ता गोभी को फुल्ली दूसरा स्पीशीज नहीं बोल सकता, नहीं कर सकता। अभी आपने नाम लिखा है ब्रासिका ओलारेशिया, ब्रासिका ओलारेशिया ब्यूटाइरिकस, सही बात है, राइट। और यहां पर लिखता हूं मैं ब्रासिका ओलारेशिया कॉम्पेस्ट्रीज। तो सर यहाँ पर 2 नाम ही क्यों नहीं रखे? जब विराट कोहली था, बार बार टीचर विराट कोहली बोल रहा था तो दोनों पर्सन खड़े हो जा रहे थे। टीचर ने दिमाग लगाया कि 2 नाम इनके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। रीजन, क्योंकि दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है, उनमें इतनी सिमिलैरिटी भी नहीं है कि मैं दोनों का एक ही नाम रख दूं। अगर दोनों की शक्ल एक जैसी है, अगर दोनों ट्विंस है, ठीक है, अगर दोनों एक ही क्लास के, एक ही हाइट के, सब चीज सिमिलर है, तो क्या मैं दोनों को अलग अलग नाम दे सकता हूँ? नहीं, मैं दोनों को विराट कोहली बोलूंगा। पर अगर ये विराट कोहली को आप अच्छे से देखो ना, तो इसके पापा का नाम जरूर कुछ दूसरा होगा और इसके पापा का नाम जरूर कुछ दूसरा होगा। आई एम कंसिडरिंग लेट दिस पर्सन हैव हिज फादर नेम एज वाई एंड दिस विराट कोहली हैव देयर फादर नेम एज जेड। मतलब कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। भले ही 2 पर्सन क्लास में शुभम नाम के हो और दोनों का सरनेम शर्मा ही हो, तो शुभम शर्मा, अगर मैं दोनों को शुभम शर्मा ही नाम से बुलाता हूं तो दोनों खड़े हो जाएंगे। तो क्या मैं दोनों को एक ही बोल दूं कि दोनों भी शुभम शर्मा एक ही है? नहीं, कुछ ना कुछ तो अंतर है। उसका चेहरा अलग है, इसका चेहरा अलग है, मतलब कुछ डिफरेंसेस है जिसकी वजह से मैं उसको एक नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है कि दोनों को मैं थोड़ा बहुत एक जैसा बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरी भावनाओं को समझो अच्छे से। शुभम शर्मा, दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस है, इसलिए मैं दोनों को बोल रहा हूँ। नहीं, ये दोनों पर्सन अलग हैं। कैसे बोला आपने? शक्ल में भी अलग है और दोनों के फादर नेम भी अलग है, राइट। और दोनों के फादर नेम एक जैसे भी नहीं है और चेहरे भी एक जैसे नहीं है कि मैं
एक बोल सकते हो तो मुझे अलग बोलना ही पड़ेगा। तो सर एक काम करो ना, रोज रोज अटेंडेंस में दिक्कत होती है आपको, हाँ हो, आज से आप विराट कोहली 2 अक्षर से नहीं बोलोगे, विराट और कोहली। आज से आप एक थर्ड नेम इंट्रोड्यूस करोगे और वो थर्ड नेम किसका होगा? उनके पापा का। सो आई डू नॉट नो हिज फादर नेम, सो विराट उसके पापा का नाम, मतलब यहाँ पर क्लास में एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसके फादर का नाम डेफिनेटली कुछ होगा और इसके फादर कुछ होगा। इसी तरीके से अगर आप ब्रासिका ओलारेशिया और ब्रासिका ओलारेशिया बोलो ना, तो ये दोनों भी गोभी ही है। और जैसे ही आपने ब्यूटारिकस ये शब्द लगा दिया, मतलब आप किस और आपका डायरेक्शन जा रहा है, दैट इज फुल गोभी। और जैसे ही आपने कॉम्पेस्ट्रीज ये वर्ड लगा दिया, मतलब अब आप किस तरफ जा रहे हो? पत्ता गोभी। गेटिंग माई पॉइंट? व्हाई देयर इज अ नीड फॉर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, दिस आई एम एक्सप्लेनिंग। क्यों जरूरी है? जब किसी दो स्पीशीज में डिफरेंसेस इतने ज्यादा भी नहीं है कि मैं इसको दूसरा स्पीशीज बोल दूं और इसको तीसरा स्पीशीज बोल दूं, मतलब द फुल गोभी एंड द पत्ता गोभी आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट वो रिलेटेड है का मतलब वो एक ही नहीं है, वो एक ही जीनस में आते हैं, ब्रासिका। ये भी देखो ब्रासिका, विराट कोहली दोनों भी पर्सन है। तो दोनों को मैं जब एग्जाम होगा तो रोल नंबर में आगे पीछे जरूर लगाऊंगा, बट दोनों का पेपर एक ही नाम से चेक नहीं करूंगा, उसका पेपर अलग है, इसका पेपर अलग है। तो सब साथ में क्यों बैठा रहे हैं? क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा है, बट कुछ ना कुछ डिफरेंस है क्या सर? हाँ, यस, डिफरेंसेस है। तो डिफरेंसेस कैसे पता करूं? इंट्रोड्यूस ए थर्ड नेम इन द स्पीशीज टू क्रिएट ए डिफरेंस। इफ द वेरिएशंस, अगर बहुत सारे वेरिएशंस नहीं है, वेरिएशंस मतलब बदलाव, अगर आपको बहुत सारे सिमिलैरिटी दिख रही है, तो एक थर्ड नेम इंट्रोड्यूस करो ताकि आप एक ही स्पीशीज को दो अलग अलग नाम दे सको। तो ये पूरा किसका नाम है? ये गोभी का। जैसे ही ब्यूटारिकस लगाया वो फूल हो गया, और कॉम्पेस्ट्री लगाया तो पत्ता हो गया। So I hope so you have understood when is trinomial nomenclature is used, right? तो जब दोनों नेम, दोनों पर्सन, जब दोनों जीनस एक ही जैसे हो, आप उसको अलग अलग नहीं रख सकते। फॉर एग्जाम्पल सेपियंस, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल यही है, इसलिए यही प्लांट का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जितने आप एग्जाम्पल लोगे उतने कम है, ठीक है। द ओनली थिंग आई नीड टू एक्सप्लेन, व्हेन इट इज यूज्ड when two species are having बहुत सारी सिमिलरिटी, दो स्पीशीज में बहुत सारी सिमिलरिटी है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। सिमिलरिटीज बहुत है इसलिए एक नहीं बोल सकते, सिमिलरिटीज बहुत है लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस है जिसकी वजह से एक नहीं बोल सकते, अलग अलग बोलना है। और इतने ज्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है कि अलग अलग बोल सके, इसलिए उनको एक ही जीनस में ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर देखकर इस तरीके से लिखा जाता है, राइट। सो राइट ए सेंटेंस, अपने किताब में एक सेंटेंस लिखो, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर not much more the variations। अच्छा, बोर्ड पर लिखूं तभी समझ में आता है कि ओरली डिक्टेट करता हूं तब भी आ जाएगा समझ में? ओरली डिक्टेट करते तब भी आ जाएगा सर समझ में। ठीक है। The variations are not much more, variations are not much more that we can categorize them, the variations are not much more that we can categorize them into two different species, right? The variations are not much more that we can categorize them into two different species, but variations are not much less that we can ignore them. The variations are not much more that we can categorize them into two different species, right? But the variations are not much less that we can ignore them. In that situation, trinomial nomenclature is used. I repeat, variations are not much more that we in two different species. इतने ज्यादा डिफरेंसेस भी नहीं है कि हम उसको अलग अलग जगह रखें, बट इतने ज्यादा सिमिलैरिटी भी नहीं है कि हम उनको एक ही स्पीशीज कहें। ये सेंटेंस है, ठीक है। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, वेरिएशंस आर नॉट मच मोर दैट वी कैन कैटेगराइज देम इनटू टू डिफरेंट स्पीशीज, बट वेरिएशंस आर नॉट मच लेस दैट we can ignore them, but variations are not much less that we can ignore them. In that situation, trinomial nomenclature is used,
ऐसा कोई भी है जिसको डाउट है, एक बार पूछ लो, मैं अच्छे से अच्छा होगा। कोई है ऐसा? एनीवन? अच्छा, समझ गया सबको? ये बता दो फिर। आवाज आ रही है? समझ गया? हाँ सर। हाँ सर। चलो हाँ देखो। सर। ओके, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या यूज होता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर? जब कोई स्पीशीज में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी ना हो और बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी भी ना हो और बहुत कम डिफरेंसेस भी ना हो, तब उनको एक ही स्पीशीज में कंसिडर कर लिया जाता है, बट ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर लगा दिया जाता है। तो हियर यूर हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड। अब स्टार्ट करना है हाफ द अदर रिमेनिंग चैप्टर। ठीक है, तो इसमें जो थिंग आती है वो है टैक्सोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, एड्स डिसीज नहीं, टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, थोड़ा अच्छा प्रोसीजर है, उसको पढ़ते हैं। राइट, सो टैक्सोनॉमिकल एड्स। आई होप मैं चैप्टर खत्म कर दूं आज। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स अच्छे से देखना है इसको। किसी स्पीशीज का अगर आपको प्रॉपर कैटेगराइजेशन देखना है, तो स्पीशीज का आज वो प्रेजेंट है, आज वो कल वो प्रेजेंट था, आज वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, कंजर्व करके रखना पड़ेगा। राइट, किसी स्पीशीज तक पहुंचने के लिए आपको एक मेथड चाहिए, वो भी मेथड, या जो भी कंजर्व हो चुके हैं, बचाए रख चुके हैं, जैसे बॉटेनिकल गार्डन हुए जहां पर स्पीशीज को, प्लांट को बचा के रखते हैं, जूलॉजिकल पार्क है जहां एनिमल्स को बचा के रखते हैं। राइट, तो म्यूजियम है जहां पर डेड वाले प्लांट्स और एनिमल्स को स्टोर किया जाता है। तो ये सभी प्रोसीजर जहां पर एक स्पीशीज का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिकल एड्स। So taxonomical aid is a method of identification and classification of a organism. किसी स्पीशीज को पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आइडेंटिफाई करने के लिए कहीं पर रखा जाता है, बॉटनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल पार्क में। तो इसके बहुत सारे यूजेस है, कंजर्वेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। राइट, किसी स्पीशीज को कंजर्वेशन करना है तो टैक्सोनॉमिकल एड्स बहुत सारी चीजों पर फोकस करता है। सो टैक्सोनॉमिकल एड्स में जो चीजें आती है वो कुछ चीजें डेड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, डेड से, और कुछ लिविंग से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कोई ऐसे स्पीशीज जो डेड कैटेगरी में आते हैं और कोई लिविंग में आते हैं। ठीक है, तो इन जनरल अगर बोला जाए तो देयर आर 117 लाख टू 18 लाख स्पीशीज प्रेजेंट ऑन द अर्थ टिल डेट एज नोन स्पीशीज। तो उन सभी नोन स्पीशीज को कितने स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे होंगे, एंडेंजर्ड हो रहे होंगे। ठीक है, रिसेंटली ब्लैक पैंथर जो है वो पाया गया था, तो वो स्पीशीज बहुत टाइम से दिखा नहीं है, कई हजारों सालों से। ठीक है, तो बहुत सारे स्पीशीज जो है वो वक्त चलते डिजेनरेट नहीं बोल सकता हूँ, एंडेंजर्ड हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, उनकी प्रजाति इस धरती से नष्ट हो जाती है। कॉज कैन बी मेनी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशन इज द बेस्ट कॉज। जो बदलाव नहीं करेगा वो टिकेगा नहीं। ठीक है, जैसे आप अपने क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट है, अगर आपने कोई न्यू मैकेनिज्म नहीं ढूंढा ना पढ़ाई करने का, तो दूसरा आपके ऊपर हावी होकर आगे निकल जाएगा, आपके उतने परसेंट नहीं आएंगे, आप नेग्लेक्टेड हो जाओगे, आप सोसाइटी में गिने नहीं जाओगे। दिस इज द फैक्ट। तो ये हमारे लिए फैक्ट है, हम क्या है, एनिमल है। तो दूसरे एनिमल्स जो बदलाव नहीं करेंगे, जो वेरिएशन नहीं करेंगे, जो इवोल्यूशन नहीं करेंगे, वो तो आगे जाकर बचेंगे नहीं, ये तो बात पक्की है। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ग्रीन प्लांट्स पर रेड बीटल बहुत जल्दी दिखेगा, तो उड़ने वाला जो क्रो होगा वो हमेशा किसको पकड़ेगा? रेड बीटल को। बीटल या कोई भी इंसेक्ट पकड़ लो, रेड कलर का है तो ग्रीन पत्ते पर जल्दी दिख जाएगा, तो उड़ने वाला क्रो सबसे पहले उसी को पकड़ेगा। और वही बदलाव करके एक बीटल या एक इंसेक्ट ग्रीन कलर का हो चुका है, तो ग्रीन प्लांट पर ग्रीन बीटल या ग्रीन इंसेक्ट जल्दी दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं। मतलब ज्यादा किसकी प्रजाति बढ़ेगी? ग्रीन बीटल की, ग्रीन इंसेक्ट की। तो उसने इवोल्यूशन किया, इसलिए वो सर्वाइव किया। तो हमको क्या करना है? टैक्सोनॉमिकल एड क्या बोलता है? ऐसे स्पीशीज जिसकी आगे जाकर साइंटिफिक स्टडी, रिसर्च, राइट, उनका नॉलेज, उन पर बेसिकली उनका कंजर्वेशन, इन सभी स्पीशीज का जो एंडेंजर्ड है, जो एक्सटिंक्ट होने जा रहे हैं, जिनकी प्रजाति धरती से नष्ट होती चली जा रही है, वो प्रजाति दोबारा नहीं आएगी। उन सभी स्पीशीज का कंजर्वेशन करके, उनको बचा के, प्रिजर्व करके एक ना एक स्पीशीज तो रखा जाए। जैसे 1400 वो बोलता है ना, सिंघम पिक्चर में वो बोलता है, वो शेर, ऑलरेडी इंडिया में 1400 शेर बचे हुए हैं। तो एक डायलॉग है, आई डू नॉट रिमाइंड एट दिस टाइम, बट वो स्पेसिफाई करता है कि 1400
लायंस आर रिमेनिंग टिल डेट, इतने बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जरूर इस पर फोकस कर रही है कि कैसे जितने भी स्पीशीज बचे हैं उसको और अच्छे से प्रिजर्व किया जाए। शायद कोई ना कोई ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से वो लाइन खत्म हो रहा है। जैसे बेस्ट मेथड नहीं बोल सकता हूँ, जो इलीगल मेथड है दैट इज कॉल्ड एज पोचिंग, ठीक है, POUCHING, ठीक है, PO लिखना नहीं है आपको, सिर्फ सुनते जाओ, मेरे यूजेस बता रहा हूँ व्हाई इट इज यूज्ड। पोचिंग, पोचिंग क्या है आपने देखा होगा, आप देखा नहीं होगा, पिक्चरों में जो राजा रहते हैं वो शेर की खाल अपने पोशाक का हिस्सा बना लेते हैं, ठीक है, वो पहन कर बैठेंगे एकदम शेर की बात ही, हाँ मैं तो, समझ रहे हो मेरे से तो कोई आगे नहीं है, मैं सबसे आगे हूँ, इस तरीके से। तो शेर को मारकर उसकी चमड़ी जो है वो किसके लिए इस्तेमाल करता है, अपने आसन की गद्दी के लिए, या अपने शरीर के जो उसका ये रहता है क्राउन, उसकी पोशाक के लिए, बहुत सारे चीजों के लिए वो क्या यूज करता है, वो लायन की स्किन यूज करता है, राइट। So it is that method is called as poaching. Hunting of the animals illegally for the human use is called as poaching. ठीक है, तो ये पोचिंग नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। तो कैसे रोकें? फॉरेस्ट में तो, जंगल में तो शेर घूम ही रहा है, तो उसको बचाते हैं। तो जंगल में जो शेर घूम रहा है, दैट इज, अगर मैं बोलूँ लायन घूम रहा है, तो पैंथेरा लियो एक क्या है, एक स्पीशीज है। अच्छा, ये स्पीशीज एक कौन सा कैटेगरी में आता है, टैक्सोनॉमिक रैंक है, मतलब ये क्लासिफिकेशन का हिस्सा है क्या? यस, लायन, टाइगर, लेपर्ड आर द ब्रांचेस ऑफ द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन के ये हिस्से हैं। सही बात है। तो कौन से लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं? 7th लोएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक पर स्पीशीज आता है। ऊपर से देखा जाए तो कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, यही आपकी ट्रिक थी, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो स्पीशीज कौन से लेवल पर आता है? ऊपर से 7th टैक्सोनॉमिक रैंक पर आता है, मतलब लोएस्ट टैक्सोनॉमिक रैंक पर स्पीशीज आता है। तो लायन जो खत्म हो रहा है, जिसकी स्पीशीज बहुत कम बची है, उसको बचाना है, ठीक है। अगर उसको बचाना है तो हम क्या नाम दे, कौन से मेथड से हैं? तो टैक्सोनॉमिक में, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन में कोई स्पीशीज खत्म हो रहा है, उसका कंजर्वेशन करना है, उसको प्रिजर्व करना है, उसको फोकस करना है। अगर ये सभी चीजें हमको करना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिफाइन ए मेथड कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिकल एड। तो इट्स टैक्सोनॉमिकल एड से टैक्सोनॉमिक में आने वाले जितने भी स्पीशीज है, डेड हो चुके हैं तब भी उनको बचाएंगे। बचाएंगे मतलब कैसे बचाओगे? डेड जो जिंदा है, जो मर चुका है, उसको क्या बचाना है? सर कंफ्यूज कर रहे हो। देखो, जो डेड है इनके बारे में रिसर्च तो कर सकते हैं, मतलब आज जाकर हम देखते हैं कि डायनासोर वाज एग्जिस्टिंग। इफ यू हैव इंटरेस्ट, यू कैन गो इन द म्यूजियम एंड काउंट द नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट इन द डायनासोर, so that you can imagine कि how much, which is the largest species on the earth which is having maximum bones। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कभी, ऐसा कौन सा स्पीशीज है धरती पर जिसमें सबसे ज्यादा हड्डियां हैं, तो कहीं ना कहीं तो एक मेथड मिलना चाहिए कि सर गिनना है मुझे, बिना गिने भरोसा नहीं करूंगी, क्या करूंगा? रिसर्च करना है मुझे। तो अगर आपको रिसर्च करना है, साइंटिफिक स्टडीज में जाना है, उस चीज से डील करना है, उस चीज को पढ़ना है, उसको जानना है, समझना है, हर चीज करना है, तो आपको उस स्पीशीज का एक बेसिक मॉडल तो चाहिए। बेसिक मॉडल मतलब आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल चाहिए कि हाँ इनको, इसको देख सके। तो यू कैन गो इन द डेड कैटेगरी। तो इसमें कोई चीजें आएंगी, ब्रांचेस आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग, डेड में जो चीजें स्टोर्ड होती है, वन इज कॉल्ड एज हर्बारियम, आई विल एक्सप्लेन इट, डोंट वरी, ठीक है। और एक डेड में जो स्टोर्ड होता है म्यूजियम। तो आप म्यूजियम में गए हो या नहीं गए हो पता नहीं, बता आपने बहुत सारी पिक्चरें देखे होंगे, वो पिक्चरों में बड़े बड़े डायनासोर रिप्रेजेंटेशन के लिए रखे रहते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, उनको समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। और एक सेकंड ना, आवाज आ रही है? हाँ यस सर। सर। देखो देखो, हाँ सर। राइट। तो अगर लायन है तो डेफिनेटली, हाँ, तो दो मेथड है आपके पास, या